Hello friends, welcome to previous notes once again. Today in this video we are going to discuss all about medical negligence. हम मेडिकल नेग्लिजेंस के टॉपिक को डिटेल में गो थ्रू करेंगे आज की इस वीडियो में, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके मन में मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं दो बातें कहना चाहूँगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अगर आप प्रीवियस नोट्स में जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसके नोट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर जाकर उसे गो थ्रू कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले नेग्लिजेंस होता है कि किसी पर्सन की कोई ड्यूटी ऑफ केयर थी, वो उसने ब्रीच कर दी जिसके कारण से दूसरी पार्टी को हार्म हुआ और उसने डैमेजेस क्लेम किए। सिंपल, ड्यूटी ऑफ केयर थी, वो ब्रीच हुई और डैमेजेस हुए, फिर क्लेम किया गया। अब मेडिकल नेग्लिजेंस में क्या होता है, इसमें भी ड्यूटी ऑफ केयर का फेलियर होता है, लेकिन ये जो ड्यूटी ऑफ केयर है ये क्या है, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा की जाती है। यानी कि मेडिकल नेग्लिजेंस इन टोट इज द नेग्लिजेंस कमिटेड बाय मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। यानी कि कोई भी नेग्लिजेंस अगर मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा की जाएगी वो मेडिकल नेग्लिजेंस कहलाएगी। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप है नेग्लिजेंस का। अब ये हमें पता चल गया, अगर कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई नेग्लिजेंट करेगा तो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर आएगा। अब विकैरियस लायबिलिटी होती है मेडिकल नेग्लिजेंस में। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में इलाज तो डॉक्टर कर रहा है लेकिन नेग्लिजेंस किसने बरती, नर्स ने की, तो क्या डॉक्टर लायबल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वो विकैरियसली लायबल ठहराया जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं, नेग्लिजेंस डॉक्टर ने की लेकिन हम उस हॉस्पिटल पर भी क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जो भी उसके ऊपर होगा, अब नर्स के ऊपर डॉक्टर है तो हम डॉक्टर को लायबल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, डॉक्टर ने नेग्लिजेंट की, तब भी हम पूरे हॉस्पिटल पर भी क्लेम कर सकते हैं। ये एक केस था जहां पर हॉस्पिटल को 15 लाख रुपए का कंपनसेशन देना पड़ा। दो जो नेग्लिजेंट थी वो नर्स थी और वो अनक्वालिफाइड थी। यानी कि एक अनक्वालिफाइड नर्स की किसी नेग्लिजेंट के कारण किसी बच्चे को हार्म हुआ तो उस केस में पूरे हॉस्पिटल को 15 लाख का कंपनसेशन देना पड़ा। यानी कि मेडिकल नेग्लिजेंस सबसे पहले मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा की जाने वाली नेग्लिजेंस है, और मेडिकल नेग्लिजेंस में विकैरियस लायबिलिटी होती है। अब इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ कौन करेगा? देखिए, इसमें मेन है बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए ऑब्वियसली बात है, इसमें पेशेंट ही एलिज कर रहा है कि उसने नेग्लिजेंट की है तो पेशेंट को ही प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो पेशेंट है वो आईसीयू में है, ओटी में है, तो उन केस में अगर कोई नेग्लिजेंट का कोई भी क्लेम लगाया जाता है तो ये बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। अब फिर डॉक्टर को क्लेम करना पड़ेगा कि मैं नेग्लिजेंट नहीं था। आई होप आपको क्लियर होगा। जनरली पेशेंट को एलिज करना पड़ता है, पेशेंट को के ऊपर ही होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, लेकिन जहां पर फ्री एक्सेस नहीं होती वहां पर ये बर्डन शिफ्ट हो जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने मिसडायग्नोज कर दिया तो वो क्या है, एक मेडिकल नेग्लिजेंस का उदाहरण है। अब सर्जिकल एरर है, वो भी एक मेडिकल नेग्लिजेंट है। तो इसी तरह से बर्थ इंजरीज अगर किसी को दे दी है, या फिर आपने कंसेंट नहीं ली, आप फेल हो गए हैं कंसेंट लेने से और बिना कंसेंट लिए आपने कोई ऑपरेशन कर दिया, वो भी मेडिकल नेग्लिजेंट का उदाहरण है। अब एक केस था जहां पर डॉक्टर ने टॉवल ही वुमेन की कैविटी के अंदर छोड़ दिया, तो ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये डॉक्टर नेग्लिजेंट था, तो ये भी एक मेडिकल नेग्लिजेंट का उदाहरण है। अब देखिए इसेंशियल्स क्या है मेडिकल नेग्लिजेंट के। देखिए वहां पर हमने देखा ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए नेग्लिजेंस में। अभी सिंपल नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं हम। सिंपल नेग्लिजेंस में ड्यूटी ऑफ केयर होती है, ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड प्लेंटिफ होती है, और वो ब्रीच होती है जिससे कुछ डैमेजेस होते हैं और वो फिर उन्हें क्लेम किया जाता है। अब आप मेडिकल नेग्लिजेंट में भी ये सब चीज़ें लिख सकते हैं अगर आपको डिटेल में नहीं जानना है तो। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो एक डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, और एक लीगल ड्यूटी बननी चाहिए डॉक्टर की टुवर्ड द प्लेंटिफ, यानी कि पेशेंट के अगेंस्ट उसकी एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, और फिर उस लीगल ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए और जिससे कोजेशन और डैमेजेस होने चाहिए। अब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का क्या मतलब है? देखिए ये डायरेक्ट भी हो सकता है,
इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है और कॉन्ट्रेक्चुअल क्रिएटेड भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन गया कोई सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर के पास, लेकिन जो एनेस्थीसिया देने के लिए आता है वो कोई और पर्सन होता है। दो उस पर्सन ने कभी भी आपसे कांटेक्ट नहीं किया, आपसे कभी बात नहीं की, लेकिन अगर वो नेग्लिजेंटली एक्ट करता है तो वो भी डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप में आएगा, यानी कि ये एक इनडायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। अब मान लीजिए आप सर्जरी करवा रहे हैं, सर्जरी के दौरान किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई स्पेशल नर्स आई, आपकी उस नर्स से कभी बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो भी इस रिलेशनशिप में आएगा। तो ये क्या है, एक डॉक्टर पेरेंट का रिलेशनशिप है। तो अब क्या है, दूसरा क्या है, एक लीगल ड्यूटी होनी चाहिए डॉक्टर के टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, यानी कि एक ड्यूटी ऑफ केयर में क्या होता है, ड्यूटी ऑफ केयर में होता है कि मान लीजिए कि उसे किस तरह का सर्जरी करवानी है, किस तरह का ट्रीटमेंट कराना है, किस तरह से उसे एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाएगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी नहीं करेगी, ये सारे की सारी क्या है, एक लीगल ड्यूटी है। यानी कि आप डॉक्टर के पास गए, उसने क्या सजेस्ट किया, क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, नर्स ने क्या किया, प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई या नहीं हुई, तो ये क्या है, ये सारी की सारी ड्यूटी ऑफ केयर होती हैं टुवर्ड्स द पेशेंट। अब क्या है, वही ब्रीच होनी चाहिए ड्यूटी को। अब कोई पर्टिकुलर ड्यूटी ब्रीच हुई है या नहीं हुई है, देखिए डॉक्टर तो हमेशा कहेगा जी मैं तो नेग्लिजेंट था नहीं, मैंने तो गुड फेथ में सब कुछ किया, तो मुझे लाइबल नहीं ठहराना चाहिए। तो इस ये जो पॉइंट रहता है कि हाँ वेदर डॉक्टर वाज नेग्लिजेंट इन द एक्ट और नॉट, तो उसको सोल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है बोलम टेस्ट का। बोलम वर्सेस फ्रिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी का इसका पूरा नाम है। हमारे प्रीवियस नोट्स.com पर इसे डिटेल में हमने डिस्कस किया गया है। क्या है ये बोलम टेस्ट, देखिए जब बात आएगी कि कोई भी डॉक्टर कोई भी हॉस्पिटल नेग्लिजेंट था या नहीं था, बोलम टेस्ट को अपनाया जाएगा। ये हमारे इंडिया में भी अपनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जैकब मैथ्यूज के केस में इसे कहा था और इस केस में बोलम टेस्ट का ही यूज किया था। क्या था बोलम टेस्ट, क्या है बोलम टेस्ट, देखिए मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, उसने नेग्लिजेंट एक्ट किया एज पर पेशेंट कह रहा है जी इसने नेग्लिजेंट एक्ट किया। अब देखिए कोर्ट जो है, कोर्ट को नहीं पता कि, अब देखिए मेडिकल टर्म इतनी वास्ट है, अब कोर्ट को क्या पता कि इस पर्टिकुलर चीज में डॉक्टर नेग्लिजेंट था या नहीं था। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एक कमेटी गठित करता है, मेडिकल कमेटी। अगर वो मेडिकल ओपिनियन की कमेटी कहेगी कि जो डॉक्टर था वो नेग्लिजेंट नहीं था, तो कोर्ट मानेगी कि हाँ वाकई में डॉक्टर नेग्लिजेंट नहीं था। अगर वो मेडिकल कमेटी कहेगी कि डॉक्टर नेग्लिजेंट था, तो कोर्ट मानेगी नेग्लिजेंट था। अब ये कमेटी किस तरह से डिटरमाइन करती है, ये जनरल प्रैक्टिस देखती है। यानी कि मान लीजिए अब ABC टेस्ट है, उस टेस्ट को करने में क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया गया या नहीं, कोर्ट ये देखेगी। अगर वो अपनाया गया तो ठीक है, तो कोर्ट कहेगी कि हाँ जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर था वो अपनाया है, तो फिर भी अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई है तो उसमें डॉक्टर को लाइबल नहीं ठहराना चाहिए। यानी कि बोलम टेस्ट ने कहा कि अगर आपको जानना है कि कोई भी डॉक्टर कोई भी हॉस्पिटल नेग्लिजेंट था या नहीं था, आप एक मेडिकल ओपिनियन ले लीजिए कमेटी से, वो जो कहेगी आप वो मानिए। तो यही है बोलम टेस्ट, ठीक है। और इसको जैकब मैथ्यूज के केस में भी अपनाया गया था। डिटेल में जानने के लिए आप नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोज होना चाहिए, यानी कि उससे किसी नेग्लिजेंट एक्ट के कारण कोई इंजरी होनी चाहिए, कोई हार्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है मेडिकल नेग्लिजेंस में, यानी कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, ब्रीच होना चाहिए और डैमेजेस होने चाहिए। अब मान लीजिए ये मेडिकल नेग्लिजेंट हो गई, तो विक्टिम के पास, पेशेंट के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है कि वो एक सिविल सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। सिविल सूट में वो डैमेजेस यानी कि कंपनसेशन को अवेल कर सकता है। अब मान लीजिए वो चाहता है, उसे कंपनसेशन का कोई लालच नहीं है, तो वो एक क्रिमिनल सूट भी दाखिल कर सकता है सेक्शन 304 और 5PC में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो कहेगा कि डॉक्टर ने नेग्लिजेंस के कारण मर्डर हुआ है, पेशेंट की डेथ हुई है, तो उसे एक क्रिमिनल एक्ट माना जाए और उसे पनिशमेंट दी जाए, उसे डैमेजेस नहीं चाहिए, ठीक है। और एक बात, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी कवर है, यानी कि इसे सर्विसेज की तरह ट्रीट किया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी जाकर आप रिलीफ ले सकते हैं।
और अगर कुछ ज़्यादा ही माल प्रैक्टिस हो रही है, कोई एथिक्स को, कोई मोरालिटी को ब्रीच किया जा रहा है, तो आप मेडिकल काउंसिल में जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं विक्टिम के पास। अब केस लॉस, मेन केस लॉस कौन से? एक तो बोलम वर्सेस फ्रेंड हॉस्पिटल कमेटी। इसमें क्या हुआ था, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। एक पर्सन गए, डिप्रेशन में थे, उन्होंने इस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन इसने जो ट्रीटमेंट दिया उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं देगी, जो कुछ हॉस्पिटल देते थे, कुछ हॉस्पिटल नहीं देते थे। जिससे क्या हुआ, तो इन्हें शोक्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इनकी नेग्लिजेंस के कारण मुझे जो है ये शोक्स आ रहे हैं और मुझे क्लेम दिया जाए, और इन्हें ये मेडिकल नेग्लिजेंट थे। तो वही सेम बात जो हमने डिस्कस करी, एक कमेटी को गठित किया गया, तो उसने कहा कि ये करना या ना करना कोई ज़रूरी बात नहीं है, तो इन्हें लायबल ठहराया नहीं गया। और एक जैकब मैथ्यूज़ का केस है, उसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन थे, वो बहुत ही सीवियर कंडीशन में थे। तो क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर था ही नहीं उस रूम में। तो क्या किया गया, उसे अरेंज किया गया 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद देखा जो अरेंज किया है ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ, पेशेंट की डेथ हो गई। तो जैकब मैथ्यूज़ के फादर थे, वो उन्होंने केस किया, सॉरी जैकब मैथ्यूज़ डॉक्टर थे, तो उनके ऊपर केस किया गया कि इनको 304 के अंदर ट्रायल में इन्हें पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि ये नेग्लिजेंट के कारण इनके फादर का मर्डर हुआ है। तो जैकब मैथ्यूज़ को क्या 304 के अंदर ट्रायल किया जाए या ना किया जाए, ये इसमें डिसाइड होना था। तो कोर्ट ने कहा, देखिए ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इनको 304 के अंदर ट्राई नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आप सिविल सूट दाखिल कीजिए, इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, ये बाय चांस वो खाली था सिलेंडर, उसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की तरह उसे ट्रीट किया गया। ठीक है, इस केस में जो हमने वुमेन कैविटी का एग्जाम्पल ऊपर डिस्कस किया था कि टावल रह गया था, तो उन्हें लायबल ठहराया गया था। अब वीएम शांता वर्सेस आईएमए में कहा गया था कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये कवर होगा। एक लास्ट केस है अर्चना शर्मा सुसाइड केस। इसमें क्या हुआ था, अर्चना शर्मा एक डॉक्टर थी, उनके ऊपर केस लगा दिया गया था, फॉल्स केस उनका कहना था कि ये लगाए गए हैं, और जिसके कारण वो मेंटली इतनी हरास हुई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा भी कि ये जो मेडिकल नेग्लिजेंट के जो केसेस हैं वो फॉल्स इतने लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो करियर है, जो यंग डॉक्टर हैं उनका करियर जो है वो दाव पर लगाया जा रहा है। तो ये एक अपोजिट केस है, जो हमने जितने भी, बाकी सब तो पेशेंट को फेवर करते हैं, ये डॉक्टर को फेवर करते हैं ये केस लो। ठीक है, तो आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है, कैसे हम इसे लिखेंगे, और कौन कौन से केस लॉज हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगेन मैं कहना चाहूँगा, जो नए हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये जस्ट हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम इसी तरह से काम करते रहो, इसी तरह से वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।